नमस्कार। सूडान और यूक्रेन, पहली नज़र में लगता है कि ये दो अलग अलग युद्ध हैं, हजारों मील दूर। पर क्या वाकई ऐसा है, या इनकी तबाही की कहानी में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक जैसा है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न वॉरफेयर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आम लोगों की जिंदगी पर आखिर कैसे एक जैसा कहर बरपाता है। 2 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सूडान और यूक्रेन, इन दो लड़ाइयों ने मिलकर इतने लोगों को अपने ही घर से बेघर कर दिया है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बिखरे हुए परिवार हैं, तबाह हुई जिंदगियां हैं। तो चलिए इस तबाही के हर पहलू को एक एक करके समझते हैं। तो हम बात क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे विस्थापन के चौंकाने वाले आंकड़ों को। फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूरे के पूरे समाज को घुटनों पर लाने की कोशिश हो रही है। और हाँ, युद्ध के नए नियम क्या हैं, बच्चों पर इसका क्या असर हो रहा है, और सबसे जरूरी सवाल, मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकेंगे कि क्या क्या शांति का कोई रास्ता बचा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये कहानी है उन लाखों लोगों की जिन्हें अपना घर, अपनी दुनिया, अपना सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। तो ये आंकड़े हमें बताते क्या हैं? देखिए, एक तरफ है सूडान, जहां 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा लोग विस्थापित हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस है आज की तारीख में। दूसरी तरफ यूक्रेन, जहां यह आंकड़ा 96 लाख के करीब है। ये सिर्फ कुछ लोगों का पलायन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी का विस्थापन है। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमैनिटेरियन चीफ ने खुद इसे हाल के इतिहास का सबसे बुरा मानवीय दुस्वप्न कहा है। सोचिए, सूडान में हालात इतने खराब हैं कि लाखों लोग भुखमरी और बीमारियों से जूझ रहे हैं, और शायद दुनिया का ध्यान भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती। ये पूरे समाज की, कह सकते हैं कि उसकी जीवन रेखा, उसकी लाइफलाइन को खत्म कर देती है। और ये होता है बुनियादी ढांचों पर हमले करके, वो चीजें जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। दोनों ही लड़ाइयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? सूडान में हेल्थ केयर और फूड सप्लाई सिस्टम को तबाह किया जा रहा है ताकि समाज घुटनों पर आ जाए। वहीं यूक्रेन में कड़ाके की ठंड के बीच एनर्जी और हीटिंग ग्रिड को निशाना बनाया जा रहा है ताकि लोगों का हौसला टूट जाए। देखिए, तरीके अलग हैं, टारगेट अलग हैं, पर नतीजा, आम लोगों के लिए नतीजा एक ही है, तबाही। और ये नंबर्स, ये इस तबाही की असली कहानी बताते हैं। सूडान में सोचिए, 70% से ज्यादा अस्पताल काम ही नहीं कर रहे। हैजा देश के हर राज्य में फैल चुका है। वहीं यूक्रेन अपनी आधी से ज्यादा बिजली बनाने की क्षमता खो चुका है। तो ये सिर्फ बिल्डिंग्स या पावर लाइंस का टूटना नहीं है, ये सीधा सीधा लोगों के जीने की काबिलियत पर हमला है। चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। कैसे टेक्नोलॉजी ने पूरे युद्ध के मैदान का नक्शा ही बदल दिया है, खासतौर पे ड्रोन्स ने। इनके आने से लड़ाई के पुराने नियम वो अब रहे ही नहीं, और इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है आम लोगों पर जो फ्रंट लाइन पर रह रहे हैं। ये जो छोटे ड्रोन होते हैं ना, जिन्हें कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है, मतलब ये अपने टारगेट से टकराते हैं और खुद भी तबाह हो जाते हैं। ये अब लड़ाई का नया चेहरा बन गए हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ते हैं, बहुत सटीक हैं, और इन्होंने फ्रंट लाइन को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। और बात यह है कि ये सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बना रहे, ये सीधे घरों, बाजारों, पावर प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं। मतलब आम लोगों के लिए अब कोई भी जगह सेफ नहीं है। और अब ये आंकड़ा देखिए, 121%। जी हाँ, 121%। यूएन के मुताबिक सिर्फ पिछले साल यूक्रेन के फ्रंटलाइन इलाकों में इन ड्रोन्स की वजह से आम नागरिकों की मौत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये साफ दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी अब सीधे तौर पर आम लोगों के खिलाफ एक हथियार बन गई है। किसी भी जंग की सबसे भारी, सबसे दुखद कीमत अगर कोई चुकाता है तो वो हैं बच्चे। वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और युद्ध उनका आज ही नहीं, उनका पूरा का पूरा भविष्य छीन लेता है। तो अब हम यही देखेंगे कि कैसे सूडान और यूक्रेन में बच्चों की एक पूरी पीढ़ी, एक लॉस्ट जेनरेशन तैयार हो रही है। 50%, ये आंकड़ा सूडान का है। युद्ध की वजह से वहां के आधे बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसका सीधा मतलब है लाखों बच्चों से उनकी पढ़ाई का हक छीन लिया गया है, और ये उन्हें गरीबी और हिंसा के एक ऐसे चक्र में धकेल सकता है जिससे निकलना शायद नामुमकिन हो। और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में हालात बहुत अलग हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे वहां एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हुए, उसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। सोचिए ना, जब बिजली नहीं है तो ऑनलाइन क्लास कैसे होगी, जब स्कूलों में हीटिंग नहीं है तो वो खुले कैसे रहेंगे।
ये सीधा बच्चों के भविष्य पर हमला है। तो अब हम आते हैं इस संकट के सबसे मुश्किल हिस्से पर है, वो हिस्सा जहां सब कुछ दांव पर लगा है। जरूरतें आसमान छू रही हैं, लेकिन जो मदद है, जो लाइफ सेविंग एड है, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। और मामला सिर्फ पैसे या सामान की कमी का नहीं है। तो सवाल ये है कि मदद पहुंच क्यों नहीं रही? वजह एक नहीं, कई हैं। पहली वजह, सूडान में दोनों ही तरफ के लड़ाके जानबूझकर मदद को रोक रहे हैं। वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी वजह, दुनिया का ध्यान अब बट गया है, जिससे यूक्रेन को मिलने वाली मदद धीमी पड़ गई है। और तीसरी, जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास फंड्स खत्म हो रहे हैं। और जब मदद नहीं पहुंचती तो क्या होता है? नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल ने चेतावनी दी है एक एपिक बिब्लिकल फैमिन की, यानी एक बहुत बड़े भयानक अकाल की। और ये कोई मजाक नहीं है। जब मदद नहीं पहुंचती तो लोग भूख से मरते हैं। सूडान के ऊपर एक ऐसे ही भयानक अकाल का साया मंडरा रहा है जो लाखों जानें ले सकता है, सिर्फ इसलिए कि मदद उन तक पहुंच नहीं पा रही। तो सवाल यह है कि अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? इन संकटों का हल सिर्फ सूडान या यूक्रेन के लोग नहीं निकाल सकते। ये एक ग्लोबल चैलेंज है, एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सबको, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर करना होगा। और ये सवाल आसान नहीं है, इसका कोई सीधा सा जवाब भी नहीं है। जब दुनिया का ध्यान बटा हुआ है, जब रिसोर्सेज कम हैं, तो क्या डिप्लोमेसी, क्या कूटनीति के लिए कोई जगह बचती है? इन लड़ाइयों को खत्म करने और लाखों बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए आखिर कौन से नए रास्ते खोजने होंगे? ये वो सवाल है जो हमें सिर्फ सोचने पे मजबूर नहीं करता, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि दूर कहीं हो रही ये जंग, इसका असर हम सब पर पड़ता है।